यस एंड स्टार्ट। आज हम टॉपिक करेंगे एटॉमिक रेडियस। देखो एटॉमिक रेडियस क्या होती है समझते हैं ध्यान से। सबसे पहले बात करेंगे एटम। एटम होता है इस तरीके की स्फेरिकल शेप में। अगर हम स्फेयर की रेडियस की बात करें तो क्या करते हैं, सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। ठीक है, अब एटम भी इस तरीके की स्फेरिकल शेप में है जिसके सेंटर पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन क्या होते हैं, जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, नो चार्ज। और यहाँ पे न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, हम एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन क्या देंगे, एटम के सेंटर से लेके उस पॉइंट तक का डिस्टेंस जहाँ तक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के सेंटर से लेके उस पॉइंट तक का डिस्टेंस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। It is defined as the distance between center of nucleus and the outermost shell containing electron. Shells KLMN shells होती हैं, outermost shell तक लोगे दोनों का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, एटॉमिक रेडियस। ठीक है, लेकिन देखो हम एटॉमिक रेडियस को कैलकुलेट नहीं कर सकते। एटम का साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। एटम इज़ वेरी स्मॉल इन साइज, इसलिए हम इसको देख नहीं सकते, देख नहीं सकेंगे नॉर्मल आइज से, तो हम इसकी रेडियस भी मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, और एटम फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता। फ्रीली मतलब अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, कंबाइंड फॉर्म में मोस्टली एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसलिए भी हम इसकी रेडियस नहीं निकाल सकते। तो एटॉमिक रेडियस को हम निकाल नहीं सकते क्योंकि एटम का साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है और एटम फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता। फिर अगर हमें एटॉमिक रेडियस निकालनी है तो हम क्या करें। अब देखो सिंगल एटम तो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, हम उसको देख ही नहीं सकते। सिंगल एटम तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, बट कंबाइंड फॉर्म में तो एग्जिस्ट कर सकता है ना। को फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता बट कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2-3 एटम्स को कंबाइन करके फिर हम सिंगल एटम की रेडियस निकालेंगे। तो टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस देखो क्या होता है। पहला होता है कोवेलेंट रेडियस। अब देखो कोवेलेंट से आता है, अब यहाँ होगी कोवेलेंट बॉन्डिंग की बात। कोवेलेंट बॉन्डिंग जो कैसे होती है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लो मैंने हाइड्रोजन की एटॉमिक रेडियस निकालनी थी। हाइड्रोजन का साइज स्मॉल होता है तो हम इसको देख ही नहीं पाएंगे, हम एटॉमिक रेडियस निकाल ही नहीं पाएंगे। ठीक है, हाइड्रोजन सिंगल एग्जिस्ट भी नहीं करता, H2 की फॉर्म एग्जिस्ट करता है, तो सिंगल एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब सिंगल एग्जिस्ट ही नहीं करता तो हम इसकी रेडियस तो भी नहीं निकाल सकते। तो एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन। अब दोनों स्टेबल होने के लिए क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, हीलियम बनने के लिए ये भी इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, ये भी हीलियम बनने के लिए इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। तो दोनों क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं। यहाँ हो गया शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एक एटम, ये दूसरा एटम, अब ये कॉमन पार्ट हो गया, ये शेयरिंग पार्ट हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन में क्या हुई, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई। ये मैंने देखो डायग्राम बना दिया, एक हाइड्रोजन एटम, दूसरा हाइड्रोजन एटम, ये इसका न्यूक्लियस, ये सेकंड वाले का न्यूक्लियस, इसके न्यूक्लियस का सेंटर और इसके न्यूक्लियस का सेंटर, दोनों के बीच का डिस्टेंस मेजर कर लिया d। अगर मैं इस d का हाफ कर दूं, अगर मैं इस पूरे डिस्टेंस का हाफ कर दूं तो अप्रोक्सीमेट यहाँ तक का डिस्टेंस आ जाता है, मतलब एक एटम की रेडियस आ जाएगी। मैंने दोनों एटम ले लिए जो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे थे, इन दोनों के न्यूक्लियस का सेंटर ले लिया, डिस्टेंस का हाफ कर दिया, कौन सी रेडियस आ गई, कोवेलेंट रेडियस आ गई। डेफिनेशन पढ़ लो, देखो इट इज़ डिफाइंड एज द 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन, किसके बीच का डिस्टेंस होगा, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ 2 कोवेलेंट बॉन्डेड एटम्स। ठीक है, आगे देखो इसके बाद आर कोवेलेंट का फॉर्मूला क्या है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस बिटवीन 2 कोवेलेंट बॉन्डेड एटम बाय में 2। सेकेंड वन देखो क्या आते हैं, मेटेलिक रेडियस। अब मेटेलिक रेडियस, मान लो मुझे सोडियम मेटल है ना, उसकी रेडियस निकालनी है। तो सोडियम एग्जिस्ट फ्रीली करता ही नहीं, वो भी कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब फ्रीली एग्जिस्ट ही नहीं करता तो हम उसकी भी रेडियस नहीं निकाल सकते। फिर कैसे निकालें, देखो हमने क्या करा, एक सोडियम मेटल, दूसरा सोडियम मेटल, बहुत सारे सोडियम मेटल ले लिए। जब मेटल बहुत सारे कंबाइन कर जाते हैं, कौन सी बॉन्डिंग के थ्रू, मेटेलिक बॉन्डिंग के थ्रू, तो वो बनाते हैं मेटेलिक लैटिस। ठीक है, मुझे मेटल की रेडियस निकालनी है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 2 मेटल्स ले ली मैंने, एक और एक, दो मेटल्स ले लिए। इसके न्यूक्लियस का सेंटर, इसके न्यूक्लियस का सेंटर, दोनों का डिस्टेंस ये हो जाएगा
हाफ करेंगे तो अप्रोक्सीमेट यहाँ तक आ जाएगा, मतलब एक मेटल की रेडियस आ जाएगी। तो मैंने दोनों मेटल के न्यूक्लियस का डिस्टेंस डी मान लिया, इसको हाफ कर दिया, तुम्हारी आ गई मेटेलिक रेडियस। इट इज डिफाइंड एज द 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ टू मेटल्स इन अ मेटेलिक लैटिस। फॉर्मूला लिख दिया। नेक्स्ट देखो वंडर वॉल रेडियस। देखो वंडर वॉल रेडियस में क्या होता है, अब यहाँ कौन सी फोर्सेस आती है, वंडर वॉल फोर्सेस आती है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ मैंने मॉलिक्यूल्स ले लिए, ये एक मॉलिक्यूल्स जिसके बीच देखो शेयरिंग हो रही है, मतलब कोवेलेंट बॉन्डिंग है। ये दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया जिसके बीच भी कोवेलेंट बॉन्डिंग है। वंडर वॉल रेडियस हम कैसे निकालेंगे, जब हम दो मॉलिक्यूल्स ले लें और फर्स्ट वाले का एक एटम मैंने कंसिडर कर लिया, एडजेसेंट मैंने दूसरे मॉलिक्यूल का एटम ले लिया, बिल्कुल एग्जैक्ट एडजेसेंट वाला लेना है। आप ऐसे नहीं ले सकते इस एटम के न्यूक्लियस का सेंटर ले रहे हो और इस एटम को कंसिडर कर रहे हो, नहीं, एडजेसेंट वाला लेना है। इस एटम के न्यूक्लियस का सेंटर और इस एटम के न्यूक्लियस का सेंटर, दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लिया d, और d का हाफ कर दोगे तो हमारी क्या आ जाएगी, वंडर वॉल रेडियस आ जाती है। ठीक है, अगर ऑब्जर्व करो दो एटम जब इनके बीच शेयरिंग थी तो ये एटम पास थे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम था क्योंकि ये क्लोज थे। मेटेलिक रेडियस में इनके बीच, दो मेटल्स के बीच कोई शेयरिंग नहीं है, तो ये कॉमन पार्ट जो था, अब यहाँ कॉमन पार्ट नहीं है, थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ गया। वंडर वॉल रेडियस में इस एटम और इस एटम के बीच डिस्टेंस ज़्यादा है, देखो गैप है बीच में। दो एटम के बीच सबसे कम डिस्टेंस होता है कोवेलेंट रेडियस में, थोड़ा सा ज़्यादा होता है मेटेलिक में, सबसे ज़्यादा होता है वंडर वॉल रेडियस में। ठीक है, वंडर वॉल रेडियस की डेफिनेशन लिख लोगे, वन हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ टू एडजेसेंट एटम्स। ठीक है, देखो नोट करो, कोवेलेंट, मेटेलिक और वंडर वॉल रेडियस। कोवेलेंट रेडियस की वैल्यू स्मॉल होती है क्योंकि यहाँ पे जो दो एटम होते हैं वो बिल्कुल क्लोज होते हैं। अगर एटम्स पास होंगे, अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा एटम्स के बीच में, बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए हमें उतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग बनता है। जितने ज़्यादा एटम्स पास होंगे, एटम्स के बीच बॉन्डिंग भी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, जैसे दो फ्रेंड्स के बीच अगर बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी तभी वो पास रहते हैं। दो फ्रेंड्स अगर साथ रहते हैं तो हम क्या कहते हैं, इन दोनों के बीच बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है ना। इसी तरीके से एटम में होता है कि दो एटम अगर पास हैं, इसका मतलब उनके बीच बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। आउट ऑफ कोवेलेंट, मेटेलिक, वंडर वॉल रेडियस, कोवेलेंट रेडियस की वैल्यू स्मॉल होती है, इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है और हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने में। ठीक है, बट इन केस ऑफ वंडर वॉल रेडियस मैंने क्या बताई थी, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। डिस्टेंस ज़्यादा है तो बॉन्ड क्या बनेगा, वीक। डिस्टेंस ज़्यादा तो बॉन्ड क्या बनेगा, वीक। इसलिए बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी भी क्या देनी पड़ेगी, कम। ठीक है, इतना कर लोगे।